हमारे पास क्या ऑथेंटिसिटी है कि कोई भी चीज अगर हमें ऑनलाइन मिली है तो वो वैसे ही है, वो जैसे हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर. To now we are going to discuss another topic. और जो हमारा टॉपिक है वो है द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन लॉ. सोशल मीडिया के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं लॉ में. देखिए, पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, साइबर वर्ल्ड इतना डेवलप नहीं था, और उससे भी पहले डेवलप होने से पहले तो बिल्कुल ही साइबर वर्ल्ड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी. स्पेशली इन इंडिया, विद रिगार्ड टू इंडिया, हम 90s से पहले का दौर देखें तो साइबर वर्ल्ड जैसी कोई चीज एज सच एग्जिस्ट नहीं करती थी. तो उस टाइम जो लॉ था वो बहुत सिंपल था, यानी कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एंड सम अदर लॉज. ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता था, सिंपल कि सिविल लॉ है, एविडेंस दे दिया, क्लेम क्लेम को सपोर्ट करने के लिए क्लेम प्रूफ हो गया. कुछ क्रिमिनल लॉ के एविडेंस के रूल्स फॉलो किए, जैसे फॉर एग्जांपल मेंस रिया, एक्टस रियस एंड सम एविडेंस ऑफ लाइक डायरेक्ट एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस, और क्राइम प्रूफ हो गया अक्यूज का. ये काफी होता था. बट जैसे ही सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के आने के बाद लॉ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं. ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे फॉर एग्जांपल अब जो एक नया फील्ड ऑफ क्राइम है वो साइबर वर्ल्ड है. साइबर वर्ल्ड में नए टाइप के क्राइम्स होते हैं जिनको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं. बहुत जैसे इंक्लूड दे इंक्लूड फिशिंग, दे इंक्लूड इम्पर्सोनेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं. हम फेकली बिहेव करते हैं सोशल मीडिया पे. हाँ, कोई भी इंसान एक गलत आईडी बना के किसी को हो सकता है कि किसी को फॉलो कर रहा हो. ठीक है, स्टॉकिंग हो सकती है. पहले जो स्टॉकिंग होती थी वो सिंपल ये थी कि रोड पर अगर कोई वुमन जा रही है और कोई लड़का उसका पीछा कर रहा है, वो तो स्टॉकिंग कहलाती है. सिंपल, ये फिजिकली होता है. बट अब साइबर स्टॉकिंग भी होती है. अगर कोई किसी को वहां पर साइबर साइबर वर्ल्ड में वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्टॉक कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का क्राइम है. ऐसे में किस तरीके से लॉज बनेंगे, ऐसे में किस तरीके से एविडेंस होगा, क्या चीज एज एन एविडेंस एक्सेप्ट की जा सकती है, और किन किन ग्राउंड्स के ऊपर कन्विक्ट किया जा सकता है, ये सारी बातों में इंपॉर्टेंट हो गई हैं. और ये ट्रांसफॉर्मेशंस अभी भी चल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक कंप्लीट कोड आ गया है साइबर क्राइम से डील करने का. दीज आर ट्रांसफॉर्मेशंस इन प्रोसेस. ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस अभी प्रोसेस में हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि कुछ कोर्ट्स जो हैं वो कुछ एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाकी कोर्ट्स उन्हीं एविडेंसेस को रिजेक्ट कर रहे हैं कि ये कंप्लीट कॉरोबोरेटिव एविडेंस तो हो सकता है बट कंक्लूसिव एविडेंस नहीं हो सकता. तो ऐसे में द इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, मैंने आपको एक बैकग्राउंड अभी बताया कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप. क्या हम इतने सारे प्लेटफॉर्म्स यूज जब हम कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई क्राइम होता है, बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, हमारी तस्वीरें मिसयूज हो सकती हैं, हमारा हमें कोई स्टॉक कर सकता है, हमारे नाम का कोई इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर सकता है, इंपर्सोनेशन कर सकता है, हमारा आईडीज हैक कर सकता है, उससे गलत ऑफेंसिव पोस्ट डाल सकता है, हमें फांस सकता है. तो what is the jurisprudence involved in these kinds of things? Okay, now इंडिया में सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया में ये कहना चाहिए कि मोर देन 1.5 मिलियन पीसेस ऑफ कंटेंट आर शेयर्ड ऑन फेसबुक डेली. क्योंकि हम जो हैं हिंदुस्तानी नागरिक जो हैं, जितने इंडियन पॉपुलेशन है, वो लार्जेस्ट इंडियन यूजर्स है, इंटरनेट यूजर्स हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट साइबर लॉ इज अ सीरियस इशू इन इंडिया स्पेशली. ओके, देखिए, अब हम बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि हम अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं. तो फेक न्यूज हो सकती है, हमने इससे पहले वाली वीडियो में फेक न्यूज डिस्कस करी थी. ट्रोलिंग हो सकती है, कैट फिशिंग, प्रिवेसी अब्यूज. प्रिवेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, प्रिवेसी का जो मसला है ना, वो सिंपल है. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. लाइफ के टर्म में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस चीज को कैटेगोरिकली एक्सप्रेस कर दिया है. राइट फ्रॉम खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस
to this Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India and others. इस केस में बिल्कुल क्लियरली इन सारे केसेस में एक जर्नी है राइट टू प्रिवेसी की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली रिकॉग्नाइज किया है कि किस तरीके से प्रिवेसी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर राइट टू लाइफ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में प्रिवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हमारी प्रिवेसी सोशल मीडिया पर हैम्पर हो रही है तो दिस इज येट अनदर इशू। कौन से एविडेंस को हम ले सकते हैं प्रिवेसी को हैम्पर किए बिना, और कौन से एविडेंस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग टाइम्स है। India has one of the highest numbers of internet users and the highest social media presence in the current scenario, and this will only keep on increasing, okay, because we are the largest populated country now in the world. Offenses such as cyber stalking, impersonating, identity theft, violation of privacy, publishing obscene or sexually explicit material, including that of a child, a person who has not completed 18 years, are recognized as cybercrimes and are punishable under IT Act 2000. कितने सारे हमारे पास देखिए ऑफेंसेस हैं। साइबर स्टॉकिंग हो रही है, इम्पर्सोनेशन हो रहा है, हम हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, कोई मेरी आईडी यूज कर सकता है और किसी के साथ ऑफेंस कर सकता है। वायलेशन ऑफ प्रिवेसी हो सकती है, पब्लिशिंग ऑब्सीन और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो सकता है। ऐसे में यदि किसी बच्चे की तस्वीर को सेक्सुअली कंटेंट के साथ पोस्ट किया जाता है तो वो भी एक अलग संगीन अपराध है। उसके बाद साइबर टेररिज्म है। हम कौन सी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट लॉ के ऊपर हो रहा है ना, सिंपल हो रहा है ना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो अगर हम अपनी किसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं जो कि टेररिस्ट आइडियोलॉजी है तो वो गलत है। Computer vandalism, siphoning of funds from financial institutions, stealing data and copyright as offenses. These offenses are cybercrime against the property. Okay, now fraud, hacking, virus attacks, online banking fraud, pornography are becoming run-of-the-mill events. Okay. Now admissibility of social media as evidence. हमारी क्या WhatsApp chat as evidence use हो सकती है? क्या हम ऐसा हो सकता है कि मैसेंजर पे अगर दो बातें हो रही हैं तो उसको हम एविडेंस ऐसा प्रूव कर सकते हैं? क्या वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन तो नहीं है? क्या डिजिटल हमारे पास क्या ऑथेंटिसिटी है कि कोई भी चीज अगर हमें ऑनलाइन मिली है तो वो वैसे ही है वो जैसे दिखाई दे रही है, या वो हो सकता है कि वो फेक हो, मॉफ्ड हो, डॉक्टर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कार्ल सीगन, absence of evidence is not evidence of absence. This is very ironical. But absence of evidence is not evidence of absence. Certainly हो सकता है कि दिखाई दे रहा हो absent, but he is not absent. According to Locard's principle of forensics, which states that the perpetrator of a crime will bring something into the crime scene and leave something from it. This principle is also applicable to cybercrime. Like fingerprints in a crime scene, social media can provide an irrefutable trail that investigation agencies can use to trace the crime. बहुत सारे ट्रेस मिल सकते हैं आपको कि इसने ये किया, ये किया, ये किया, सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, और जो ये नया लॉ आया है भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता, ये भी, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को पूरा रिकॉग्निशन मिला है। अ क्राइम प्राइमरीली हैज 4 की कंपोनेंट्स। क्राइम में क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? मेंस रिया, गिल्टी माइंड, एक्टिस रियस, कॉन्करेंस एंड कॉजेशन। ठीक है, आपके पास गिल्टी माइंड है, फिर आपने एक्ट किया, उसको कॉन्करेंस किया, राइट, आपने अपने प्लान मुताबिक के साथ क्राइम किया, और कॉजेशन, that was caused to be done. The crime was caused to be done. And to prove that one has committed a crime, the prosecution needs evidence. In the eyes of law, a person is innocent until proven guilty. Okay? हमारे पास ये सब ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल रूल्स हैं एविडेंस के। ओके, सोशल मीडिया in its rawest form, social media can be considered a form of evidence, but unlike traditional criminal evidence, social media takes on the unique form of electronic or digital evidence. हमारे पास यूनिक फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस की। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हियर से एविडेंस नहीं हो सकता, सुनी सुनाई बात जो है वो एविडेंस नहीं हो सकती, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है हमारे पास, क्या ये वाली चीज वहां पर भी एप्लीकेबल होगी? क्योंकि वहां दो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, देयर इज नो हियरसे। बट इन केस इफ समथिंग इज क्रिएटेड इन अ हियरसे, लाइक फॉर एग्जांपल इन अ व्हाट्सएप ग्रुप, तो क्या वो चीज
क्या हम ट्रेडिशनल रूल ऑफ एविडेंस फॉलो करेंगे? ओके, in 2017 Haryana court recognized WhatsApp chats as evidence to convict 3 law students of rape. कैसे रेप, ऑनलाइन कैसे रेप हुआ? वर्चुअल रेप क्या होता है? पहले फिजिकल रेप होता था, बट अब वर्चुअल रेप भी होता है, क्योंकि ये 3 स्टूडेंट्स किसी लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे और उसकी न्यूड पिक्चर्स मंगा रहे थे, and the court considered the chats as documentary evidence supporting the victim's statement. So that is how the courts are transforming. इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहां पर, right? However, in another incident, Justice Sanjeev Sachdeva observed while hearing the petition for registering the FIR connection with an alleged suicide note claimed to be of Arunachal Chief Minister Khalika Paul. A WhatsApp post does not qualify as legal evidence, especially when neither the original nor a copy of the original document is produced. Such a form of evidence needs corroboration. अब देखिए यहां पर हरियाणा कोर्ट का आपने ऑब्जर्वेशन देखा और फिर यहां पे जस्टिस संजीव सचदेवा का ऑब्जर्वेशन देखा. देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज कोर्ट्स आर स्लोली अडैप्टिंग इट. आप हर कोर्ट से एक टाइम पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये भी हमारी बात को वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे कि एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट ने किया. ओके, सो आवर जुडिशियल सिस्टम इज ट्रांसफॉर्मिंग, slowly and gradually transforming. Okay, the powerful impact of social media is well recognized in US legal environment. क्योंकि वहां पर प्रॉपर देखिए दे आर फार अहेड. 1960 से वहां पर कितना ज्यादा मतलब ओपन लिबरल एनवायरनमेंट है. साइबर वर्ल्ड वहां काफी टाइम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. आई डोंट रिमेंबर द इयर्स और वो कैसे हो रहा है, बट साइबर वर्ल्ड वहां पे काफी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है. सो दे हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर. अभी वी आर सिंपली सेलिंग विद इन द एग्जिस्टिंग लॉज कि हम उसी के अंदर कुछ स्पेस बना लें, उन्हीं एविडेंसेस में डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, लिबरल इंटरप्रिटेशंस करें ताकि हम अकोमोडेट कर सकें साइबर क्राइम्स को भी एज एविडेंस. ठीक है. Now the social media revolution has truly changed the face of the investigation, and Facebook and Twitter have become one of the most underrated sources for law enforcement, right? According to a 2012 study conducted by LexisNexis, 4 out of 5 officers use social media for investigative purposes from a total of 1221 law enforcement professionals surveyed. Of the agencies surveyed, 82% of local and municipal law enforcement agencies utilize social media for investigative purposes, with only 71% of state agencies utilizing social media for the same purposes. Okay, a growing number of people joining social media every day makes it an efficient tool for law enforcement to monitor activities of any suspect. बहुत सारी देखिए इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया, क्राइम को, क्रिमिनल को पकड़ने में इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया. लाइक फॉर एग्जांपल, आई कैन टेल यू अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस. माय फ्रेंड शेयर्ड अ ट्विटर लिंक के उसके दोस्त की मम्मी और उसकी सिस्टर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे अकेले, और वहां पर महाराष्ट्र स्टेट में थे, देवर नियर मुंबई, और वहां पर उनको एक आदमी जो था स्ट्रेंजर, वो उनको स्टॉक कर रहा था, उनको गेस कर रहा था मुस्तकिल. और उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, अपने भाई को इन्फॉर्म किया, तो समथिंग कुड नॉट बी डन, क्योंकि ट्रेन जो थी वो उस टाइम जंगल में चल रही थी. वहां पर वो कहां जाके भाग भाग के क्या कर सकती थी. उसके बाद उसने ट्वीट किया, मुंबई पुलिस को, रेलवे पुलिस को, जीआरपी को टैग किया उसके अंदर. उसके बाद जब वो ट्विटर लिंक मेरे पास आया, तो मैंने भी उसको जीआरपी को ट्वीट किया और कहा कि दिस मस्ट बी रिड्रेस्ड. फॉरेन पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस ऑफिस कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो थे, वो उस कंपार्टमेंट में पहुंचे और वहां पर उनको रेस्क्यू किया. द पर्सन वाज कॉट. तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी हो सकता है. ओके, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल भी हो सकता है. और उसके बाद जीआरपी मुंबई ने मुझे भी टैग किया और बाकी लोगों को भी जिन्होंने जीआरपी को टैग किया था उस ट्वीट में, ताकि ये बता सकें कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है. तो देखिए इन्वेस्टिगेशन में काम आता है, पुलिस एनफोर्समेंट में, लॉ को एग्जीक्यूट करने में काम आता है, पुलिस एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए काम आता है. लेकिन कोर्ट्स एज एविडेंस कितना यूज कर रहे हैं. 2017 रोहिणी सिविल कोर्ट इन दिल्ली एक्सेप्टेड व्हाट्सएप ब्लू डबल टिक्स एज रिसिप्ट प्रूफ. ब्लू डबल टिक्स आ गए.
आपने रिसीव कर लिया, इसका मतलब दिस इज एन एविडेंस, रिसिप्ट है ना, एविडेंस ऑफ रिसिप्ट है ना. Senior civil judge Siddharth Mathur accepted the printout as proof that notice had been read by the recipients and concluded that defendants had acquired the knowledge of the scheduled hearing. हमने कोर्ट का नोटिस भेज दिया व्हाट्सएप पर, उन्होंने पढ़ लिया, डबल टिक्स हो गए, उसका प्रिंट आउट निकल आया. प्रिंट आउट कह रहे हैं पूरी तरीके से एविडेंस है, फुल फ्लेजेड एविडेंस. Okay. In another incident, Justice Rajiv Sahai in law, while hearing a case filed by Tata Sons, allowed the plaintiff to serve the summons on one of the defendants through WhatsApp, email, and text message. The three defendants were served at their respective addresses, but as the summon could not be completed at his address, the Delhi High Court allowed this move. Delhi High Court ने अलाउ किया, WhatsApp पर भेजिए, email पर भेजिए, text पर भेजिए, क्योंकि यही जरिया है नया communications का. Okay. Now coming determining authenticity, तो उसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है. रिक्वेस्ट व्हाट्सएप देखिए ऐसे नहीं करता है, व्हाट्सएप के पास म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है. रिक्वेस्ट और लेटर रोगेटरी टू कंपेल द डिस्क्लोजर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एन अकाउंट. पहले आपको ट्रीटी मतलब ट्रीटी कहती है कि भाई आपको कंपेल नहीं किया जाएगा, यू शुड कंसेंट कि हाँ योर चैट शुड बी डिस्क्लोज्ड. WhatsApp will take steps to preserve account records in connection with official criminal investigations for 90 days pending the receipt of the formal legal process. One can also expeditiously submit formal preservation request via the WhatsApp law enforcement online request system. Okay, WhatsApp strictly refuses to review or respond to requests submitted by non-law enforcement officials. The evidentiary value of an electronic record totally depends upon its quality. Provisions regarding dealing with the evidentiary value of the electronic records are discussed in the Indian Evidence Act. अब तो भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता आ गई है, तो उसमें भी डील किया गया है प्रॉपर. और हमारे पास पहले कौन से थे, सेक्शन 65B था इंडियन एविडेंस एक्ट का. It's important as it recognizes that the original primary evidence of electronic records cannot be expected to be brought before the court. And even if it is, the same being in binary form, the same cannot be understood by the court. The net effect of section 65B is that the output in the form of a printout or data copied on CD or DVD, etc., produced by the computer is rendered admissible in the court, provided certain conditions are met. So that is how, the courts are, four conditions. Four conditions referred to above are: the computer output containing such information should have been produced by the computer during the period when the computer was used regularly to store or process information. Second, during such a period, information of the kind contained in the electronic record was regularly fed into the computer in the ordinary course of such activities. Third, throughout the material part of such a period, the computer must have been operating properly. And fourth, the information contained in the electronic record should be such as reproduced or derived from such information fed into the computer in the ordinary course of such activities. So, देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पुराना कंप्यूटर उठा के ले और एक किसी भी चीज को एविडेंस बना दे. कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ये हैं. ओके, सेक्शन 22 इंसर्ट किया गया था टू प्रोवाइड फॉर द रेलेवेंसी ऑफ ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, के भाई ये सही है कि नहीं है. अगर मेरी चैट दिखाई जा रही है तो मुझे भी तो ओरल एविडेंस दिखाने का मौका मिलना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता है कि ये कुछ और हो, कुछ और दिखाया जा रहा हो, मैंने तो कभी चैट नहीं किया ऐसे, तो ये भी तो पॉसिबल है ना. Then we have Indian law में section 69 and 69B of the IT Act lays down provisions for investigation of a certain crimes that require search upon order by the competent authority. Competent authority order कर सकती है उसको. Okay? और ये जो टेक्नोलॉजी रूल्स है ये हम किसी अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि आईटी रूल्स 2021 जो नए आए हैं हम उसमें पढ़ेंगे ये चीज. कंक्लूजन क्या है? The rules framed for investigation of digital evidence are sort of regressive and do not inspire much confidence when it comes to safeguarding privacy. क्योंकि privacy तो देखिए हैम्पर होगी जब भी आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एज आपकी व्हाट्सएप चैट्स, आपके पोस्ट जब एविडेंस की तरह यूज होंगे तो उन प्रिवेसी का तो हैम्परिंग होगा. तो ये कंक्लूजन है, ठीक है. बट एक बैलेंस हैज टू बी मेंटेन बिटवीन योर राइट टू प्रिवेसी एंड योर electronic evidences. Okay, thank you.